तो चलिए केस स्टडी की जानिब बढ़ते हैं। केस स्टडी में हमारे पास 66 ईयर ओल्ड फीमेल है। अब 66 ईयर ओल्ड फीमेल है तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि मेनोपॉज पर होगी। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाई गई है और जब और इस कंप्लेन के साथ के स्लिप होने की वजह से इनको फ्रैक्चर आया है, लेकिन जब इनके एक्सरे की गई है तो एक्सरे से मालूम पड़ राइट और लेफ़्ट जो है ना हिप की जो एक्सरे की गई है तो इस यहाँ पर कोई फ्रैक्चर नोट नहीं किया गया। फ्रैक्चर तो नोट नहीं किया गया, अलबत्ता रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स ये बता रही है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी इनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो -2.6 है हिप पर और -2.0 है स्पाइन पर। तो इनका जो फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट है वो जो टूल है वो हमें बताता है कि 10 ईयर्स प्रोबेबिलिटी है कि इनको कोई मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो, 45% हिप पर की है और यानी कोई मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की 45% प्रोबेबिलिटी है और साथ में हिप फ्रैक्चर की 19% प्रोबेबिलिटी है। और मेडिकल हिस्ट्री इनकी ये बताती है कि इनको हाइपरटेंशन रहा है, साथ में रिमोटॉइड अर्थराइटिस जिसके लिए ये हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड इस्तेमाल कर रही थी 25 मिलीग्राम ओरली डेली यूज़ करती थी और साथ में मिथोट्रिक्सेट 20 मिलीग्राम ओरली पर वीकली यूज़ करती थी और साथ में ये नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा ले रही थी। अब अकॉर्डिंग टू ACP क्लिनिशियन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद एलेंड्रोनेट, राइजिड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड, डिनोसुमेब, तो ये सारी ड्रग्स जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। यानी किसी को अगर कोई वुमेन है उनको ऑस्टियोपोरोसिस है तो ये सारी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं जिनमें एलेंड्रोनेट, राइजिड्रोनेट, जोलिड्रोनिक एसिड और डिनोसुमेब शामिल है। इसके अलावा ओरल बिस्फोस्फोनेट बड़ा ही अच्छा एक बेहतरीन चॉइस होगी उनके लिए क्योंकि ये एफिकेसी इनकी बड़ी अच्छी होती है, साथ में सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी भी होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो एक और ड्रग है हमारे पास जिसमें शामिल है जोलिड्रोनिक एसिड। जोलिड्रोनिक एसिड जो है ना अर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड है, तो इससे अर्थराइटिस का ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए ये जो पेशेंट है इनको ऑलरेडी अर्थराइटिस का मसला रह चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अच्छी चॉइस नहीं हो सकती। अब यहाँ इस पेशेंट को हम जोलिड्रोनिक एसिड नहीं दे सकते क्योंकि अर्थराइटिस की पेशेंट रह चुकी है और साथ ही साथ इन्होंने मेथोट्रिक्सेट यूज़ की है। मेथोट्रिक्सेट जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, जब इन्होंने वो यूज़ की है तो हम इनको डिनोसुमेब भी नहीं दे सकते। इसकी वजह क्या है कि इस डिनोसुमेब की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए ये भी इनके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं हो। अब हमारे पास ये 2 ड्रग्स रहती है एलेंड्रोनेट और राइजिड्रोनेट। दोनों ही बड़ी बेहतरीन है, इनकी सेफ्टी भी अच्छी है, एफिकेसी भी अच्छी है, लेकिन एलेंड्रोनेट जो है ना वो ज़रा इकोनॉमिकल रहेगी, तो इसीलिए अब एलेंड्रोनेट ज़्यादा थोड़ी सस्ती होगी, इकोनॉमिकल होगी, तो ये ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी, ठीक है। और इसके अलावा अब जो है ना क्योंकि हमने इसको भी इकोनॉमिक को भी देखना होता है कि पेशेंट इनको किस तरह से अफोर्ड कर सकता है क्या नहीं। अब यहाँ जो फार्मासिस्ट है वो एलेंड्रोनेट 60 मिलीग्राम ओरली वंस वीकली एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरापी सजेस्ट करेंगे हम, और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी करेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी पेशेंट लेती रहे। और इसके अलावा हम डाइट्री वो भी करेंगे कि भाई डाइट्री बैलेंस को भी देखना पड़ेगा और उनको एडवाइस किया जाएगा कि ऐसी चीज़ें खाएं कि जिनसे इनकी जो है ना ये फ्रैक्चर के जो चांसेस है ना वो कम हो जाए, जो कि सारी बातें हम पहले कवर कर चुके हैं कि भाई किस तरह की खुराक होती है।